हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज आपकी ईवीएस की क्लास होने जा रही है। परीक्षा पास में है और हो सकता है कुछ के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और सेंटर डाल दिए हैं। बार बार हम कह रहे हैं ये अपना ध्यान रखें, अपने आप को एक अच्छा इंसान, एक सटीक मोटिवेशन अच्छा बना के रख के चलना। नेगेटिव सोच मत इसे निकाल देना, पॉजिटिव रखना, जिससे आपका प्रश्न पेपर अच्छा रहे। कुछ के मन में भ्रम चल रहा होगा कि हम सीटेट हमारा इस बार होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इस टाइप के बच्चे विचार रखते हैं तो ये कहना, ये विचार मन से निकाल देना, कहना कि हमारा सीटेट क्लियर है। ठीक है दोस्तों, पहले प्रश्न में पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। देखिए प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण की जो हमारी प्रकृति है निम्नलिखित में से किस पर समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करें या बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, इसमें तो करती है हमारी। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, इसमें भी करती है। और बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, इसमें भी करती है। बात कर लेते हैं कि बच्चों को कम गलतियां करें, तो इसमें जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसमें समर्थन नहीं करती, तो ए आंसर इसका सही है आपका। देखिए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बच्चों को कम गलतियां करने का समर्थन नहीं करती है, बल्कि बच्चों को करके सीखने का समर्थन करती है। बच्चे अधिक से अधिक कुछ प्रश्न पूछे और बच्चे अधिक से अधिक प्रश्न खोज करें या समर्थन, इस चीज पे प्रकृति हमारी समर्थन करती है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तुओं का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला है समूह में पत्तियों का संग्रह करना। दूसरा है पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधि हेतु को शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहित देना चाहिए। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ऑप्शन ये है हमारे, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जितनी अधिक पत्तियां के बारे में संभव उतना उनके नाम याद करने से बच्चों की पहचान होती है। बी ऑप्शन है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, नहीं। बच्चों के परस प्रक्रिया अवलोकन और सहयोग, नहीं। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, इस प्रकार की गतिविधियां देखो, शिक्षिका को क्या बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अधिक से अधिक परस्पर क्रिया अवलोकन करें और सहयोग द्वारा सीखने का प्रयास करें, ना कि उन्हें पत्तियों व संबंधित तथ्यों पर नामों को याद करने के लिए पहल करें, क्योंकि इससे उन्हें अधिगम की प्रक्रिया का करने का अनुबंध होता है। तो जितने भी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने की में पहचान की जाती है। तो बच्चों के परस प्रक्रिया अवलोकन का सहयोग, अगर हम बात कर रहे थे प्रश्न के, सहयोग करें, अवलोकन का सहयोग, सीखने का प्रयास करें, गतिविधि शिक्षिका, तो आपका आंसर बच्चों की पहल, चौथा आंसर इसका सही है। इसका बच्चों के परस प्रक्रिया अवलोकन कर और सहयोग करें। दूसरा प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों के पूर्व अवलोकन के साथ तुलना करना, या विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी चाहिए, या बच्चों के कार्यों में केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डी ऑप्शन है बच्चों के कार्य में संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं तो सी आंसर सही है, बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर
ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही है। चौथा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये एक बहुत सस्ता संसाधन है, ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ये वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अगर हम चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो चौथा आपका डी आंसर सटीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मनुष्य सीखने का महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न, कोई व्यक्ति, देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको हर बार देखने मिलेगा। एक प्रश्न इस टाइप का आता है, एक ये प्रश्न, एक दिशा वाला, लेफ्ट राइट वाला, तो ये दो प्रश्न तो पक्का रिपीट कर लेना। इस टाइप के प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। ये प्रश्न कह रहा है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2005 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा और 13:30 अहमदाबाद से छोटी और 1 सितंबर 2005 को 7:30 त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किमी है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? इन ट्रेन के दोनों औसत चाल क्या होगी? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, चलिए प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए हमारी जो ट्रेन है 30 अगस्त 2015 को ट्रेन अहमदाबाद से मतलब 1:30 चालू होती है, 1:30 चालू होती है। फिर आपका 31 का यानी कि हमारा जो अगस्त 31 का महीना होता है, का 31 की बात कर लेते हैं हम, तो फिर 31 में फिर 1:30 आपके 24 घंटे हो गए। फिर यानी कि शाम को 1:30 रात के, देखिए 30 के और 31 के दिन गिनो, दिन जैसे रात के अगर 31 से चलेगी ये, वो 30 से चलेगी और 31 के 1:30 लो 24 घंटे हो गए आपके। फिर रात के वो दिन के 1:30 से और रात के 1:30 लो आपके हो गए 12 घंटे, बच्चे कितने 6। फिर रात के 1:30 से और 1 तारीख तक आ रही है 7:30 लो, तो 6 घंटे ये हो गए आपके। तो ये हो गए आपके 6, 12 और 6 42 42 हो गए आपके 42 घंटे ट्रेन चली। कितने? 2268 किमी, 2268 किमी। तो हम इसको रेड करके तो आपके 2268 किमी कितने में? 42 घंटे में इन्होंने समय तय करा ट्रेन ने। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। इससे जब हम इसको डिवाइस करेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। 54 क्या आ गया हमारा? चल यानी कि ट्रेन की औसत चाल आ गई। 54 ट्रेन की औसत चाल आ गई। फिर हम कैलकुलेशन इसको रब करके तो 54 किमी घंटा की हमारी चाल आई इसी ट्रेन की, 54 किमी घंटा, किमी यानी कौवा 54 किमी घंटा चाल। तो हमारा जो फार्मूला होता है 54 × 5/18, 4/18। तो आपका ये 4 किमी घंटा जब 5/18 फार्मूला लगाया जाता है, जब इसको हम काटेंगे 18 तिया 54, बचा कितना आपको 3 × 5, तो 15 तिया 45। तो इस टाइप से आपका 15 मीटर आंसर क्या आ रहा है इसका? 15 मीटर सेकेंड।
15 मीटर सेकंड यानी कि 2268 किमी को ट्रेन ने तय किया। कहाँ से? अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही है। इसका इस टाइप का सवाल एक देखने जरूर मिलेगा आपको, सही से आंसर ध्यान कर लेना, क्योंकि पहले इनके घंटे जोड़ लेना, घंटे जोड़ने के बाद में जो भी आपकी दूरी होगी उसको घंटे जोड़ कर उसको भाग कर देना, जो आएगा उसके बाद में आपका 5/18 और जो भी संख्या आएगी वहाँ पे इंटू जो भी रख के उसको कैलकुलेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट प्रश्न आपका छठा प्रश्न, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली चेन्नई गया। अपने रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? देखिए, रेलगाड़ी से वह दिल्ली से चेन्नई गया। जाते समय उसे मध्य प्रदेश, नर्मदा, महाराष्ट्र और गोदावरी तथा आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पड़ेंगी। अगर कोई भी व्यक्ति, देखो उन्होंने कहा कि रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई जाते समय उसे मध्य प्रदेश, नर्मदा, महाराष्ट्र, गोदावरी तथा आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पड़ेंगी। गंगा नदी दिल्ली के उत्तर एवं पूर्व के उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होती हुई बंगाल में खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? तो आपका संभव नहीं है ये आंसर, मतलब बी आंसर संभव नहीं है। बाकी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा ये नदी सब पड़ेंगे, तो आपका बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्हीं बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी गई हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, क्या थे? वे क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे मृत्यु के समय? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे या भारत के प्रधानमंत्री थे? अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इस प्रश्न का आपका भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सी आंसर ऑप्शन सही है इसका। हमारे देश में निम्नलिखित स्थान में ठंडा रेगिस्तान है। जैसलमेर, लेह लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो सभी को मालूम है ठंडा स्थान कौन सा हमारे भारत की बात कर ले तो लेह लद्दाख हमारा ठंडा क्षेत्र है, क्योंकि हमारे देश में लेह लद्दाख सबसे ठंडा रेगिस्तान है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वहाँ पर क्या है? बर्फ है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? अगर हम खाद्य संरक्षण की बात कर लेते हैं तो कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब या आपका कच्चा आम अचार। तो अगर हम बात कर लेते हैं दूध पनीर का जोड़ा खाद्य संरक्षण के लिए ठीक नहीं है। देखिए, दूध खाद्य संरक्षण की बात हुई है, खाद्य संरक्षण के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा दूध और पनीर का ये जोड़ा संरक्षण के लिए नहीं है, क्योंकि दूध से बनने वाला पनीर देर तक संरक्षित नहीं किया जा सकता, जबकि आलू चिप्स, सेब, जैम तथा कच्चा आम अचार को ज़्यादा दिनों तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। 10वां प्रश्न आपका, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। घरों पर नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। अगर निचली मंजिल में पूछा तो कोई खिड़की नहीं है, चलिए खिड़की नहीं है मान लेते हैं। कहाँ पाए जाते मकान? पेड़ के तनु की लकड़ी से बने ढालू उछलता, ये तो नहीं है, इसको तो पैसे। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर, ये भी ठीक है मानते हैं। और पत्थर, गारा और चूने से बनी मिट्टी दीवारें। तो अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, ए बी सी डी, ई जो है ऑप्शन गलत है, ई गलत नहीं है, यहाँ पे गलत है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ ई नहीं आएगा यहाँ पे, जो ये है ई ऑप्शन नहीं आएगा।
तो हमारा A, B, A, C, देखिए जो ऑप्शन है, देखिए अगर हम प्रश्न की बात करें तो निचली मंजिल में खिड़की नहीं है, ये सही है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढालू उछलता है, ये नहीं, गलत हो गया। और पत्थर के खंभों में ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट, ये ठीक है। और गारा पत्थर सोने से बनी मिट्टी दीवार, ये ठीक है। तो हम A, B, ये C, और ये आपका जो यहाँ पे C होगा ये, और ये आपका D। तो आंसर कौन सा सही है? तीसरा आंसर सही है, तीसरा आंसर सही है। अब ये जगह कहाँ पाई जाती है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए लेह लद्दाख के घरों में सुरक्षा की दृष्टि से निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। इसकी दीवारें पत्थर, गारा और चूने से बनी होती हैं तथा फर्श तथा लकड़ी के होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये मकान? लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। देखिए इस टाइप का एक प्रश्न लेह लद्दाख और एक आपका असम का प्रश्न 100% बार बार पूछा जाता बनता है, उस पर आपको ध्यान रखकर चलना है। 11वां प्रश्न है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखा और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, और कोई चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता। कोया के घोंसले में अंडे देकर देता है, और बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ उन अंडों को भी सहता है। वह पक्षी कौन सा है? अगर इस बात की बात करें, सभी को मालूम है कलचड़ी है, बसंतगोरी है, कोयल है या संगुका है। अगर हम इस बात कर लें तो आपको सी आंसर सही है कि कोयल। तो कोयल एक ऐसा चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, और कोई घोंसलों में अंडे देती है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सहता है। नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है? बीज की अगर हम बात करें, गेहूँ बीज है, काली मिर्च ये भी बीज है, सौंफ ये भी बीज है। अगर हम साबूदाना की बात करें, साबूदाना बीज नहीं है। देखिए साबूदाना बीज नहीं होता, बल्कि ये साइकस के तने के मांड से बनाया जाता है। साइकस का पेड़ होता है, उसके मांड से बनाया जाता है। क्योंकि गेहूँ, काली मिर्च और ये सौंफ क्या है, आपके सारे बीज है ये। 13वां प्रश्न, रहनुमा अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष अधिक देखे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखे? अगर बात कर ले तो केरल में सबसे ऊंचे वृक्ष किस चीज़ के हो सकते हैं? तो आपके नारियल के हो सकते हैं। तो नारियल आंसर सही है, क्योंकि रहना ने केरल में नारियल के पेड़ देखे, क्योंकि केरल में नारियल के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। यहाँ ये वृक्ष अत्यधिक ऊंचे होते हैं। 14वां प्रश्न, बच्चों के द्वारा सब्जी और बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्होंने पहचानी। जेल के भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज आदि। अगर हम बात करें किसके अंदर बीज होते हैं, बीज किसके अंदर होते हैं? अगर हम टमाटर, नाशपाती और चीकू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, अगर हम बात कर लेते हैं टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, इनके अंदर क्या होता है? सबके अंदर बीज होते हैं। क्योंकि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा आदि बीज होते हैं, जबकि आलू और प्याज में बीज नहीं पाया जाता। आलू और प्याज में बीज नहीं पाया जाता। 15वां प्रश्न है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है और ख़ास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वह क्या कहलाती है? साड़ियाँ खरीदती है, वह क्या कहलाती है? पोचमपल्ली और कमलकारी। अगर हम इसकी बात करें, नीता आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली और कमलकारी की साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहाँ बनाई जाती है। तो आपका ए आंसर इसका सही है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? अगर रुके इकट्ठे पानी की अगर हम बात करें तो देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसको रिपीट कर लेना इस टाइप से। बात करें मलेरिया रुके हुए इकट्ठे हुए पानी से हो सकता है, क्योंकि इस पानी में मलेरिया के मच्छर पनपते हैं जिसके काटने से हमें मलेरिया होता है। तो आपको कौन सा आंसर सही है? ए ऑप्शन, ये बार बार पूछा जाता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है?
असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लवड़ी, कर्नाटक कत्थक। अगर हम कौन सी बात करें तो असम बिहू ये सही है, ये आंसर, क्योंकि असम बिहू जोड़ा ठीक है, क्योंकि असम में बिहू का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु में, उड़ीसा में तथा यक्षगान कर्नाटक में प्रमुख प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। 18वां, एस्किमो अपने घर इग्नू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्रियों की कीमत अधिक होती है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न के बी के तो देखिए, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, तो बी आंसर सटीक है, क्योंकि एस्किमो अपने घर का निर्माण बर्फ से करते हैं, क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, जिसके कारण उन्हें अंदर गर्मी का एहसास होता है और वे ठंड से सुरक्षित रहते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष बरगद के पेड़ की जड़ों को नहीं है? अगर बरगद की विशेषता की बात करें, कौन सा नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकी होती है, ये सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ होती है, ये भी ठीक है। और जड़ें भोजन का भंडारण करती है, या जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, ये भी ठीक है। तो आंसर सी आंसर सटीक नहीं है इसका, क्योंकि बरगद के पेड़ की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती, क्योंकि इसकी जड़ें शाखाओं से नीचे लटकी है, जो खंभों की तरह पेड़ को सहायता करती है। तो आपका 19 का सी आंसर सही है। 20वां प्रश्न है, एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे प्राथमिकता क्या होगी? कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ये नहीं। शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, ये नहीं। शिक्षार्थियों के समझ संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार कराना, या पहल से पाठ योजना तैयार करना। अगर हम इसकी बात करें तो पाठ एवं संस्कृति को प्रोफाइल विवरण तैयार करना, सी आंसर सही है इसका, क्योंकि एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले हमारी सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षार्थियों को समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण आदि तैयार कराना होता है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है आपका, कविता और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को बढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्र करती है, ये सही है। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती है, ये ठीक है। और विभिन्न आवृत्त अवधाराओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, ये नहीं है। सी ऑफ डी ऑप्शन कह रहा है सृजनात्मक व सौंदर्य बोध का पोषण करती है, ये ठीक है। तो हमारा ए बी और डी आंसर कौन सा सही है? ए आंसर ये सही है आपका। जो कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन में प्रस्तुत अंतर्वस्तु की पढ़ने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 5 के शिक्षिका के रूप में आप इनके संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? अगर हम 22वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिए कक्षा 5 के शिक्षिका के रूप में आप उनके संरक्षण प्रकरण को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग का सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर या समाचार पत्र? अगर हम इसकी बात करें तो समाचार पत्र से ही आंसर सी, क्योंकि कक्षा 5 के शिक्षा के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण में पढ़ने के लिए समाचार पत्र का उपयोग सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक बच्चा अपनी से पर्यावरण प्रकरण को समझ सके। 23वां प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्यपात्रक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को कहा जाता है पोर्टफोलियो, दत्ता कार्य, परियोजना कार्य, घटना वृत्त, अभिलेख। अगर हम इसकी बात करें तो क्या कहा जाता है इसको? पोर्टफोलियो। देखिए इन फोल्डरों को पोर्टफोलियो कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने कार्यपात्रक अवलोकन रिपोर्ट तथा सत्र में एकत्र की गई सामग्री को फोल्डर में डाला जाता है।
ये इकट्ठा किया जाता है। 24 प्रश्न है आपका। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप से अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? पहला, ये घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, इस प्रश्न की क्या क्या ऑप्शन है इसमें। अच्छा, अगर इसकी बात करें, ये घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, ठीक है। ये घटना इस पर स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों को वर्णन करती है, ये भी सही है। ये घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, ये भी ठीक है। ये घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है, ये भी ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें ए बी सी डी, अगर चारों सही है तो चारों ऑप्शन में देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो ए बी सी डी, तो हमारा तीसरा आंसर ये सही है इसका। पांचवा प्रश्न है, वो सॉरी 25वां। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों में से अपने कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए कहती है, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो शिक्षार्थी का चिंतन उद्दीपन किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों से उत्कृष्ट जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। यह शिक्षार्थी को चिंतन सीमित किया जा सकता है। अगर हम ये बात करें शिक्षार्थी को चिंतन सीमित किया जा सकता है, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है क्योंकि शिक्षिका द्वारा पर्यावरण अध्ययन के कक्षा प्रारंभ के समय प्रश्न पूछने के कई कारण हो सकते हैं। तो डी आंसर इसका सही है। नहीं, अगर डी आंसर नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं, डी आंसर सही है इसका। देखो ऑप्शन तो नहीं है, इसमें नहीं है। 26वां प्रश्न है, किसी क्रियाकलाप के लिए संभव बनाते हुए सामाजिक अध्ययन शिक्षक को चाहिए कि सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों का समूह अलग हो। नहीं, ये गलत है। उनके अंगों के अनुसार समूह बनाए, ये गलत है। केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक, ये गलत है। सभी प्रतियोगिता की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो डी आंसर इनको सही है इसका। 27वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए कि अगर हम बात कर लेते हैं नहीं होने चाहिए, तो ये विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूर्ति करती है, ये सही है, पूर्ति करती है। ये वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, ये भी ठीक है। और सी ऑप्शन कह रहा है, ये परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये प्रकृति और समाज संस्कृति परिवेश को एकीकृत करने से प्रस्तुत करती है। तो ये भी ठीक है आपका। इसका हमारा डी ऑप्शन ये गलत है, यही आंसर सही है इसका। क्योंकि किसी भी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी सभी प्रतियोगिताओं की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 निम्नलिखित में किस वास्तविक नहीं है प्रस्तावित नहीं है? अगर हम बात कर ले तो बच्चों के अनुभव को और संदर्भ में जोड़ना, ये ठीक है। हस्तपारक क्रियाकलाप, ये भी ठीक है। तकनीकी शब्दों में परिचित कराना, ये नहीं है। और विषयानुसार उपागम, ये सही है। तो आपका सी आंसर सही है इसका। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 तकनीकी शब्द से परिचय को प्रस्तावित नहीं करती, बल्कि ये बच्चों को अनुभव और संदर्भ में जोड़ना, हस्तपारक क्रियाकलाप तथा विषयानुसार उगम को परिष्कार करती है और करके सीखने पर इस चीज़ में महत्व देती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मानचित्र बना ले और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशा की समझ, प्रीति और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार ड्राइंग बनाने की समझ। तो अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो स्थानों के स्पेक्स की समझ, ये ठीक है।
स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशा की समझ, ये भी सही है। प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, ये ठीक है। ये ड्राइंग बनाना ये सही नहीं है हमारा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को मानचित्र बनाने में समझने के लिए स्थानों को सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी, दिशा और समझ तथा प्रतीकों और स्केल पैमाने का समझ, ये विकसित आवश्यकता होती है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें दूसरे की, तो आपका दूसरा आंसर ये सही है, ABC। 30वां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। अगर हम संबंध की बात कर लेते हैं, विज्ञान के आधारभूत प्रत्यंत और सिद्धांत को रखकर याद करना, यही आपका आंसर गलत है। पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करना, ये ठीक है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल को विकास करना, ये भी ठीक है। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति समझ से विकसित करना, ये भी ठीक है। अब जिन्होंने पूछा कि नहीं है, तो हमारा ए आंसर ही गलत है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए विज्ञान को आधारभूत प्रत्यंत और सिद्धांत को रटकर याद करने का उद्देश्य वास्तविक नहीं है, क्योंकि बल्कि इसका उद्देश्य है पर्यावरण को खोजने, अवसर प्रदान करना और अवलोकन करना, या भविष्य कथन या वर्गीकरण कौशलों का विकास करना। यह चीज़ इन्वायरमेंट को दर्शाती है। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 30 प्रश्न। रूबरू वही प्रश्न, इस टाइप के आपके प्रश्न CTET की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपने प्रश्नों को फोकस करना, अधिक से अधिक रिपीट करना। अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। हम 1 तारीख से या 2 तारीख से आपकी TGT PGT बायोलॉजी की क्लास डेली करा करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा बायोलॉजी, क्योंकि आपकी PGT परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में होने वाली है, मार्च तक संभावना है होने की, तो इस पर आपको फोकस ध्यान रख कर चलना है। बाय दोस्तों, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।